नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड 10th में। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर फिजिक्स के चैप्टर प्रवर्तन के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। इनमें ऐसे क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या अगले साल आने की संभावना है। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद चैप्टर 1 से एक भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटेंगे नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम। तो देखिए, जो प्रकाश के प्रवर्तन है, जैसे कोई अगर परावर्तक सतह है तो उस पर, जैसे परावर्तक सतह ये है, क्या है यह है परावर्तक सतह, जिस पर कोई ये आपतित किरण आपतित हो रही है, जिस पर कोई ये आपतित किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, आपतित किरण आपतित हो रही है। उसके बाद जिस बिंदु पर यह आपतित किरण आपतित होती है उसे क्या कहते हैं, अपतन बिंदु कहते हैं। और अपतन बिंदु से टकराकर जो प्रकाश लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रवर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो डाला जाता है लंब, उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन? तो पहला, ये आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा जो अपतन बिंदु पर ये अभिलंब डाला गया है, ये जो अभिलंब डाला गया है वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में स्थित होते हैं। फिर से, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाले गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, जो ये आपतन कोण होता है, या जो आपतन कोण होता है, अपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या, कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और फिर ये प्रवर्तन कोण यानी प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, प्रवर्तन कोण कहते हैं। तो अर्थात अपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यही होते हैं प्रवर्तन के दो नियम। कौन कौन? फिर से, अपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। और दूसरा, अपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो कितने नियम हो जाएंगे, दो नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब अवतल दर्पण के अंदर ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनता है और जो वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है और काल्पनिक होता है। जिसके कारण देखते होंगे कि दर्पण जो होता है, सैलून में आप जाकर के देखे होंगे कि दर्पण के काफी नजदीक बैठाया जाता है और वह दर्पण जो व्यक्ति बैठता है वह वस्तु का काम करता हुआ ध्रुव और फोकस के बीच बैठा हुआ रहता है, जिसके कारण उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक होता है, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए जो हजामत है या हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर कहता है, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो वाहन होता है, गाड़ी में देखे होंगे तो गाड़ी में लगा हुआ रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों लगा हुआ रहता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, जिसके कारण क्या होता है, एक छोटे से दर्पण में बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब आसानी से दिखाई पड़ता है, जिसके कारण ड्राइवर को पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। वह लगा हुआ उत्तल दर्पण होता है, उसमें छोटे से दर्पण में बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब आसानी पूर्वक देख ले पाता है। इसलिए वाहनों के साइड मिरर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अब पढ़े होंगे प्रवर्तन चैप्टर में कि एफ बराबर होता है क्या, आर बाई टू, यानी फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो फोकस दूरी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है, आर बाई टू।
अगला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण जो होता है वह हमेशा प्रतिबिंब बनाता है काल्पनिक और सीधा बनाता है, काल्पनिक और सीधा बनाता है। अगला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या? याद करिए, जब आप प्रवर्तन चैप्टर को पढ़ रहे थे तो आपको उसमें बताया गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसके बाद उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक, और उत्तल का क्या होता है? धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद दंत चिकित्सक मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? देखिए, जहां जहां भी जरूरत पड़ रहा है चीजों को बड़ा करके देखने के, वहां के इस्तेमाल होगा किसका? अवतल दर्पण का। और जहां एक बड़े से क्षेत्र को छोटे से दर्पण के अंदर देखना है तो वहां इस्तेमाल होगा उत्तल दर्पण का। तो यहाँ देखिए, छोटा दांत रहता है जिसको बड़ा देखने के लिए किसका कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। फिर कहता है सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर होता है, उसमें किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो इसके अंदर भी किसका? अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? तो वह भी क्या होता है? अवतल दर्पण के जैसा होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखे होंगे कि टॉर्च जलाई या बीच में कोई अगर अवरोध आ जाता है तो उसके पार प्रकाश नहीं जा पाता। तो इससे हमें क्या सिद्ध होती है कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दर्पण सूत्र क्या पढ़े हैं? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये पढ़ा है ना दर्पण सूत्र। देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? याद रखिएगा दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसके बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतर। क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, या इसी को क्या किस नाम से जानते हैं? फोकसांतर के नाम से जानते हैं। किस दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो जो उत्तल दर्पण होता है उससे वस्तु का हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर हमेशा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, तो एफ बराबर आप क्या पढ़े हैं? r/2। तो यहाँ एफ बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख दे सकते हैं 20 सेंटीमीटर बराबर r/2। 2 को इधर लेके चले जाइए तो r बराबर कितना होगा? 20 दूना 40 सेंटीमीटर। तार कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही। यदि किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी, यानी f बराबर क्या होता है? r/2। इस बार r बराबर कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर बटा 2, काट देंगे तो कितना? 25, यानी f बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही। इसके बाद किस दर्पण से वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? तो आपको शुरू में ही बता रहे थे कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे क्या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ हो? ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो। प्रवर्तन के नियम से अपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है? यानी कि जो अपतन कोण होता है प्रवर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? डी सही है। इसके बाद प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तब जो प्रकाश तरंग है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर डी सही।
दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फोकस, बी है ध्रुव, सी है द्वारक और डी है वक्रता केंद्र। तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, ध्रुव कहते हैं और डी ऑप्शन है मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। वक्रता 25 नंबर क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी एफ में सही संबंध क्या है? तो इसके बराबर के लिए क्या पढ़ा है? एफ बराबर आर बाई 2, या इसी को लिख सकते हैं आर बराबर 2एफ भी। तो ऑप्शन ए में है आर बराबर एफ बाई 2, यह तो गलत हो गया। इसके बाद एफ बराबर 2 और एफ बराबर 2 और ये भी गलत। आर बराबर एफ, ये भी गलत। वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी के बराबर होता है? नहीं, गलत है। आर बराबर 2एफ, क्या त्रिज्या वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दुगना होता है? तो यह क्या है? यह जो ऑप्शन है ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो वह दर्पण कैसा है? अभी हम आपको बता रहे थे कि ऋणात्मक फोकस दूरी किसका होता है? अवतल दर्पण का, और धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का। यहाँ फोकस दूरी धनात्मक दी हुई है, यानी कि दर्पण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है समतुल्योत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? उत्तल दर्पण ए। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यहाँ निगेटिव आ गया -15 है, तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। इसे देखिए, निगेटिव पॉजिटिव तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जैसे ही निगेटिव तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर अगला, समतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? डी +1 होता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अवतल दर्पण में जब वस्तु ये क्या है? अवतल दर्पण, यहाँ फोकस पर है, वस्तु यहाँ है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब जाकर के बनेगा अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? जाकर के अनंत पर बनेगा। तो ऑप्शन कौन है? वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर की एफ और सी के बीच, यानी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र त्रिज्या वक्रता केंद्र के बीच। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? सी, अनंत पर बनेगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए, जब वस्तु अनंत पर होता है तब प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। देखिए, हम इसको यहां लिख दे रहे हैं आपको सारे चीजों को। वस्तु की स्थिति और इधर क्या? प्रतिबिंब। सबसे पहले अनंत पर, जब वस्तु कहाँ रहे? अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? मुख्य फोकस, यानी एफ पर। किस दर्पण के लिए बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा, जब अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच हो तब प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। तीसरा, जब वक्रता केंद्र पर हो, यानी सी पर हो, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। चौथा, जब सी और प्रतिबिंब कहाँ हो? एफ के बीच, तो सी और एफ के बीच हो तो यह प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच बनेगा। फिर जब मुख्य फोकस पर हो
तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, अनंत पर। और एक छठा स्थिति क्या, फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस तरीके से अभी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला कहता है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखे बिंब का आवर्धन क्या होगा। तो जो आवर्धन है, देखिए सबसे पहले तो फोकस दूरी क्या होता है, माइनस दूरी, जो माइनस में होता है अवतल दर्पण का, रखा हुआ कहाँ, वक्रता केंद्र पर। जितना दूरी प्रतिबिंब के उतना ही दूरी वस्तु के, तो दोनों का आवर्धन निकालेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा तो कितना आएगा, निगेटिव में आ जाएगा, कितना, -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, डी। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है। तो इसके लिए कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण की उत्तल लेंस। तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, क्योंकि यहाँ भी बड़ा करके देखने की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से बना। आवर्धित मतलब कि वस्तु से बड़ा किस दर्पण से बन सकता है। तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, समतल दर्पण वस्तु को बराबर। एक ही दर्पण है कौन, अवतल दर्पण, जिसमें काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ए। यदि आवर्धन एम का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। एम यदि ऋणात्मक हो यानी दर्पण से उधर फोकस दूरी ऋणात्मक है, यानी अब दर्पण के सामने बन रहा होगा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक और ऑप्शन नंबर देख लीजिए, वास्तविक और सीधा, बी में काल्पनिक और उल्टा, सी में काल्पनिक और सीधा, डी में वास्तविक और उल्टा। तो 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा, वास्तविक और उल्टा। जब ऋणात्मक यानी जैसे दर्पण यहाँ पे है तो एक ही स्थिति में अवतल दर्पण में बनता है क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो तो दर्पण के पीछे बन जाएगा। लेकिन ये ऋणात्मक है, इसका आवर्धन ऋणात्मक कब हुआ होगा, जब फोकस दूरी ऋणात्मक। तो फोकस दूरी ऋणात्मक, इसका मतलब कि दर्पण से इस साइड की ओर होगा। तो जब इधर की ओर होगा, जब वस्तु इधर की ओर, तो जो प्रतिबिंब बने वो कैसे रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही। यदि आवर्धन एम का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, धनात्मक, यानी दर्पण के इस साइड। जब दर्पण की साइड तो फोकस दूरी धनात्मक, तब वो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और उल्टा होना चाहिए। कि वास्तविक और सीधा, कि वास्तविक और उल्टा, कि काल्पनिक और सीधा। तो 35 का कौन सा, डी। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। प्रश्न नंबर 36 कहता है जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण में लंबवत पड़ती है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पर लंबवत पड़ती है तो प्रवर्तन, जैसे इस समतल कोई दर्पण है और लंबवत तेरा पर प्रकाश पड़ा है, प्रकाश पड़ा, लंबवत पड़ा ना, तो प्रवर्तन कोण जब लंबवत पड़ रहा था, आपतन जो जिस बिंदु पे आपतित किरण आपतित हो रही थी तो वहीं ना प्रवर्तित हो जाएगी। तो इसके बीच का कोण तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो कौन कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 0 डिग्री का। अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अभी कुछ देर पहले बता रहे थे ना, देखिए जब आप अनंत पर रखल है तो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। तो ऑप्शन नंबर कौन, बी सही। अगला, समतल दर्पण में वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में क्या संबंध है। देखिए समतल दर्पण में वस्तु जितना आगे प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। जैसे ये कोई कौची है, वस्तु है, ये कोई मान के चलते हैं ये लड़का है, लड़की है, तो इस जितना ही आगे रहेगी दर्पण से, मान के चलिए f दूरी पर आ गया, तो प्रतिबिंब भी इसका समतल दर्पण में f दूरी पीछे बनेगा। समझ गए, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। समतल दर्पण में वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में क्या संबंध होता है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब 39, उत्तल दर्पण में हमेशा
कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? सी है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, वैक्यूम में, जहां कहां होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अभी बता रहे थे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसको मीटर में बदलिएगा तो 3 जीरो और आ जाएगा। ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। तो के 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सही, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती है? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरती है? तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी होगा। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का अपतन कोण पर आपतित होते हैं। प्रवर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो अपतन कोण कितना? 30 डिग्री। तो प्रवर्तन भी कितना? 30। नंबर अगला, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखे प्रतिबिंब का, सॉरी, देखिए प्रश्न नंबर 44 अब क्या कहता है, देखेंगे हम प्रश्न नंबर 44 को। आप दो समानांतर, जैसे दो गो समानांतर क्या रखा हुआ? ये समतल दर्पण रखा हुआ। तो इसके बीच में अगर कोई वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब है कितने बनेंगे? तो इस जब कोई दो समतल दर्पण हो ना होगा और उसके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी दोनों समानांतर है, तो उसके बीच में रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा। कितना बनेगा? अनंत। प्रश्न नंबर अगला, टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है? वह दर्पण जो हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन? उत्तल दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। समतल दर्पण क्या? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ताकि एक छोटे से दर्पण में बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब देखा जा सके। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? यानी अभी आप पढ़े हैं क्या कि एफ बराबर क्या होता है? r/2। यहाँ r का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर बाई 2 काटेंगे तो कितना? 10, यानी एफ बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सी। अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो यह दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से जो चैप्टर 1 था प्रवर्तन, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 थे, उसको हम देखें। इन 50 क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा, और इस याद कर लेने के बाद आपको एक भी प्रश्न प्रवर्तन से ऑब्जेक्टिव के छूटेंगे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।